आज ओवरनाइट अभी मुझसे बसंत मिश्री जी कह रहे थे एक मैसेज में कि जिससे ईद का चांद के लिए वेट करते हैं हम कि कब निकलेगा क्रूड को लास्ट 24 घंटे में और कितना गिरा ट्रेडर कम्युनिटी और इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, काफी बड़ी गिरावट आई क्रूड में। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में सिर्फ 30 पॉइंट का गेन दिख रहा है कि ऐसा कैसा आपके हिसाब से? बताइए क्या लगता है आपको? मैं तो बहुत हैरान हूँ, इतना बड़ा फॉल देख के तो कुछ बड़ा सा अब रिसेशन एक्चुअली शायद ये एक कंसर्न हो सकता है बाजारों को। देखिए मेरा ये मानना है कि जो इस समय सेल ऑफ हुआ है एक डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है कि भाई डिमांड स्लो होने वाली है। जब डिमांड स्लो होती है तो उसका इफेक्ट सब एसेट क्लासेस पे आता है। तो अगर डिमांड स्लो होती है तो इक्विटी मार्केट के लिए खराब खबर है। मगर मीडियम टर्म में यह इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज हमें ये समझना पड़ेगा कि इस समय क्या रुख है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्रूड में क्यों गिरावट आई है। ओपेक में कुछ नई बात नहीं हुई है, युद्ध को लेकर के कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, फिर भी क्रूड 10% नीचे गिरा है। साहब कल सर्किट नीचे था, क्यों हुआ? बिकॉज डिमांड को लेकर के कंसर्न्स आई हैं, किसी ने क्रूड में बिकवाली करी, वहाँ पे मार्जिन सेलिंग हो गई है। जो मार्जिन सेलिंग क्रूड में हुई है उसका, और हम देख रहे हैं कि कंटेजन इफेक्ट जो इस समय हो रहा है बाकी कमोडिटीज़ में भी इस समय आ रहा है, और क्योंकि बाकी कमोडिटीज़ में भी इस समय आ रहा है तो इसका असर इक्विटीज़ में भी पड़ेगा। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मगर प्राइस में इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। देखिए आपने एक बेस बना लिया है, एक निफ्टी का ग्राफ हम देखेंगे कि 15,700 15,800 आपने एक बेस बना लिया है, जो हम बता रहे थे एकदम कड़क मज़ेदार बेस हो गया है वो। उस बेस के नीचे हम रोज डिबेट करते हैं कि निफ्टी नीचे जाएगा नहीं जाएगा। अब आप बोल सकते हैं वो जो बेस है एक सॉलिड बेस बन रहा है, बिकॉज क्रूड में गिरावट और एफआई की बिकवाली के बाद अब आप बोलेंगे कि उस बेस के ऊपर आपने, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो आपने एक बिल्डिंग की नींव बना ली है। करेक्ट। वो जो नींव है वो 15,600 15,700 है। अब आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू होगी, बनती है तो इमारत ऊपर जाने से पहले आपको पहले नीचे जाना पड़ता है और फिर आपको नींव बनानी पड़ती है, और वो नींव बन चुकी है, अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू होगी। तो जब नींव बनने के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू होती है उसमें समय लगता है, तो वही मार्केट में होने वाला है, मेरा मानना है। ऑलराइट, तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस फॉर्मेशन की तैयारी हो रही है। लेकिन ये जो डिफरेंट ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं इनको कैसे देखें? अब यूएस डॉलर की स्पाइक, जाहिर तौर पर एक दिन तो एफआईज की बाइंग कल देखने को मिली है, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स की चाल ऊपर रहेगी तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए तो अच्छा नहीं है। ऑलरेडी एफआईज बाइंग करी वाला ने एक बड़ी चीज बताई थी, टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। लेकिन हमें डॉलर इंडेक्स को लेकर के इस समय इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज डॉलर इंडेक्स के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो होता है यूरो। 50% डॉलर इंडेक्स का जो वेटेज है, जी गौर करिए, वो होता है यूरो। हमें पता है यूरोपियन यूनियन में इस समय क्या हो रहा है, तो यूरो के अंदर वीकनेस तो रहेगी जी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, और वहाँ पे कंसर्न्स इकोनॉमी को लेकर आ रही हैं, रिसेशन को लेकर आ रही है, एनर्जी क्राइसिस को लेकर के आ रही हैं। वहाँ पर यूके के अंदर हम देखिए अब क्या हो रहा है, तो पूरे रीजन के अंदर कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स का जो मूवमेंट है वो आपको हमेशा एग्जैजरेटेड दिखेगा। मगर ट्रेड क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट वही बात है, हमें किस क्षेत्र में फोकस करना चाहिए। हम कई दिनों से बात कर रहे हैं अवॉइड मेटल, अवॉइड कमोडिटी प्रोड्यूसर्स, गो बैक टू कमोडिटी यूजर्स। वह ट्रेड है, वह ट्रेड चालू हो चुका है और वो ट्रेड रहेगा। तो जो बिल्डिंग में नींव बनी है उसके बाद जो इमारत बनेगी उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन किस स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगा। हम कह सकते हैं ना, उसके अंदर लग्जरी अपार्टमेंट बनेंगे या उसके अंदर लो कॉस्ट हाउस बनेंगे, वह आपको फोकस करना पड़ेगा। नहीं, कुछ बड़े लाइट कॉन्वर्सेशन में बाजार को आप समझा रहे हैं। क्रूड की बाजार यही होता है मानसी, हम लोग को देखिए बुनियादी चीजों पे दुनिया चलती है, बुनियादी चीजों में जिंदगी चलती है, बुनियादी चीजों में मार्केट चलता है। हम हर चीज का रिलेशन चाहे तो हम निकालना चाहे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। रात को भी मुझे लग रहा था कि क्रूड ऊपर है, एसजीएक्स ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं एकदम सरप्राइज नहीं हूँ। मैं इसलिए सरप्राइज नहीं हूँ बिकॉज क्रूड के अलावा भी और चीजों में भी गिरावट आई है, और इस शॉर्ट टर्म के अंदर कंटेजन होता है। देखिए मेरे को एक बात का जो डर लग रहा है वो ये लग रहा है कि जिस प्रकार से क्रूड और क्रिप्टो में गिरावट आई है, कुछ हेज फंड्स बैली अपनी हो जाए। इतनी बड़ी गिरावट जब आती है ना, देखिए इट ऑल्सो ब्रिंग्स इट ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। कमोडिटी के अंदर 20-25% की गिरावट है। अब देखिए
एक महीने के अंदर 40%, हालांकि अच्छी खबर है। तो मैं यही पूछने वाली थी कि क्रूड के अलावा जो कमोडिटीज का फॉल है उसका इम्पैक्ट कैसे देखेंगे हम? कमोडिटी देखिए, आपको नेट ये समझना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि डिमांड और रिसेशन की कंसर्न्स रहेंगी तो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स में रहिए। आपको लग रहा है सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी कम रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे और इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स बनी रहेंगी तो कमोडिटी कंज्यूमर्स की तरफ जाना चाहिए। और मैं एक और आपको कैवेट बता दूं कि इस समय युद्ध को लेकर के कुछ हमें कुछ वहाँ पर सेटलमेंट नहीं हुआ, कोई सीज फायर नहीं हुई है। अगर युद्ध को लेकर के सीज फायर होती है तो और क्रूड मंदी में आ चुका है, कमोडिटी मंदी में आ चुका है, तो डाउनवर्ड स्पाइरल चालू हो जाएगा। तो किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एविएशन पे ध्यान नहीं रखना चाहिए, हालांकि क्रूड का बेस्ट प्ले है वो। स्पाइस जेट में जो हो रहा है बहुत ही चिंता का विषय, इस समय चिंता का विषय है। इंडिगो में हमने देखा था किस प्रकार की इश्यूज आ रहे हैं स्टाफिंग को लेकर के, तो एविएशन में नहीं लेना चाहिए। सबसे फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल आज रहेगा एशियन पेंट्स और पिडिलाइट। उसके बाद मुझे लगता है जितने भी HUL ब्रिटानिया, उन कंपनीज पे नजर रखनी चाहिए। और थर्ड लेग में आएगा ऑटोस। देखो, जाने से पहले आपसे एक बात पूछूं मैं। बजाज फाइनेंस, मैरिको पे जो Q1 अपडेट्स आए, जैसे आप बता रहे थे कि कंज्यूमर में तो नेगेटिव डिक्लाइन की बात हो रही है वॉल्यूम ग्रोथ की, लेकिन बजाज फाइनेंस ने Q1 में लगा कि ठीक ठाक कारोबार अपना मैनेज कर लिया। आपकी नज़र इस पर? देखिए, वह कंपनी हमें हमेशा सरप्राइज करती है, पॉजिटिवली सरप्राइज करती है। देयर एबिलिटी टू मैनेज NPAs एंड देयर एबिलिटी टू गो इन अ टफ मार्केट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस अगर आपके पास है तो उसको मत बेचिए, आपके पास नहीं है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में उसको लेना चाहिए। आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अब कम रखनी चाहिए। बजाज फाइनेंस ने जिस प्रकार का कीर्तिमान बनाया है, जिस प्रकार का मल्टी बैगर स्टॉक था, प्रोड्यूसर साहब 10 साल का ग्राफ फायर करे बजाज फाइनेंस का, 5 साल का बजाज फाइनेंस का ग्राफ फायर करे। और यही होता है अच्छी कंपनी में, अगर आप टिके रहें, डटे रहें, बने रहे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। देखिए जी, क्या है ये 2017 से 2005 साल में 5 years 10 साल में ये 1136 है जी, ये 1136 नहीं है, ग्राफिक्स सही है। 56x 100x से ऊपर हो गया ये। एंड दिस इज वंस अपॉन अ टाइम, अभी हमारे सामने just 10 years। दिस इज नॉट वंस अपॉन अ टाइम। तो इस कंपनी ने जिस प्रकार का कीर्तिमान बनाया, वो कीर्तिमान अब नहीं बनने वाला है। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस विल बी मोर लाइक अ मार्केट परफॉर्मर नाउ, एंड इफ यू टाइम इट राइट, मे बी यू कैन गेट दैट एक्स्ट्रा 3-4%। राइट, ठीक है निकुंज, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। चलिए आगे